हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज फिर हम इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेकर हैं। लास्ट टाइम हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, ये सब हमने आपको डिस्कस किया था। उम्मीद है आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का किस तरह से प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, किस तरह से लाभ अधिकतमीकरण होता है, और कोई फर्म कब तक मार्केट में स्टेबल रह सकती है। तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बाजार में जो भी फर्में होती हैं उन फर्मों का मेन उद्देश्य होता है कि वो अपनी वस्तुओं को बेचकर उसकी कीमत प्राप्त करें या उससे लाभ प्राप्त करें। तो अपनी वस्तुओं को बेचने के बाद जो फर्म को प्राप्त होता है उसको हम संप्राप्ति, रेवेन्यू या आगम के नाम से जानते हैं। अब ये जो संप्राप्ति हमें प्राप्त हो रही है, यानी जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हम अपने सुविधा के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि कुल आगम या कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति, यानी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये होते क्या क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि किसी भी फर्म ने जितनी भी वस्तुएं बेची हैं और जिस कीमत पर बेची हैं, अगर उन दोनों की हम गुणा कर दें तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास कुल आगम या टोटल रेवेन्यू। अगर हम औसत संप्राप्ति निकालना चाहें तो औसत संप्राप्ति को निकालने के लिए हमें जितनी भी कुल संप्राप्ति प्राप्त हुई, यानी जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, उसको अगर हम बेचे जाने वाली इकाइयों की संख्या से भाग दे दें तो जो निकल के आएगा उसे हम कहेंगे औसत संप्राप्ति या एवरेज रेवेन्यू। और अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, यानी सीमांत संप्राप्ति की, तो एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने पर फर्म को जो अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त होगा या अतिरिक्त संप्राप्ति प्राप्त होगी तो उसको हम कहेंगे सीमांत संप्राप्ति, या जिसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू या एमआर के नाम से हम जिसको जानते हैं। चलिए अब हम जरा देख लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म को कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति किस तरह से प्राप्त होती है। तो इसको हम समझने के लिए जरा इस टेबल पर चलते हैं। यहाँ पर कीमत दी हुई है 10 रुपये, किसी वस्तु की कीमत है, और उसकी जो इकाइयां हैं जो हम खरीद रहे हैं 0 से लेके 5 तक हमने कहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इकाइयां हैं। अब इन सब को बेचने पर जो हमें प्राप्त होता है, तो कुल संप्राप्ति अगर हम 0 बेच रहे हैं, यानी कोई भी इकाई नहीं बेचते हैं, तो कुल संप्राप्ति भी 0 है, औसत संप्राप्ति भी 0 है और सीमांत संप्राप्ति भी 0 है। लेकिन जैसे हम पहली इकाई को बेचते हैं तो कुल संप्राप्ति हमारे को 10 प्राप्त होती है, क्योंकि 1 × 10 = 10, यानी टोटल रेवेन्यू हमारा है। और औसत रेवेन्यू भी हमारा 10 ही होगा, क्योंकि 10/1 एक इकाई हमने बेची है। और हमारा जो सीमांत संप्राप्ति होगी, सीमांत संप्राप्ति भी 10 होगी। इसके बाद अगर हम दूसरी इकाई बेचते हैं तो दूसरी इकाई बेचने पर हमें कुल जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, यानी जो टोटल टीआर प्राप्त होगा वो होगा 20, यानी 10 × 2। और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा वो 10 ही होगा और मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 होगा। इसी तरह से हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू 10 की मल्टीप्लाई में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो कीमत के बराबर ही मिल रहा है। तो देखिए, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में चूंकि कीमत दी हुई होती है, इसलिए किसी फर्म को जो प्राप्त होने वाला औसत आगम और सीमांत आगम, यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कीमत के बराबर ही मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको इस चित्र में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कीमत की लाइन है, सीधी सी कीमत की लाइन है, और जो हमारा AR और MR है वो दोनों कीमत के बराबर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कीमत AR और MR तीनों बराबर होते हैं। देखिए, कोई भी फर्म बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से आती है। उसका उद्देश्य होता है कि वो अपनी वस्तुओं को बेचे और उससे लाभ ले। तो लाभ को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो किसी भी फर्म को कुल संप्राप्ति हुई है उसमें से अगर वो अपनी कुल लागत को घटा दे तो जो आएगा उसको हम लाभ कहेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र में लाभ को हम इस ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी फर्म का लाभ अधिकतमीकरण कब होता है, या वो फर्म संतुलन की अवस्था में कब होती है, और वो कौन सी कंडीशन है जिनमें कोई फर्म मार्केट में नहीं रहना चाहिए। देखिए, किसी भी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की 3 कंडीशंस हैं। कि पहली कंडीशन है कि जो वस्तु की कीमत है
और उसकी जो सीमांत लागत है वो बराबर होनी चाहिए। या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। और इसी से जुड़ी जो दूसरी शर्त है वो ये कहती है कि जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर जो सीमांत लागत है वो ह्रासमान नहीं होनी चाहिए। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटती भी हो, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो नीचे गिरती भी ना हो बल्कि ऊपर उठती भी हो। और कोई भी फर्म तभी तक मार्केट में बनी रह सकती है अगर हम अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल में जो कीमत है वो औसत परिवर्ती लागत से कम नहीं होनी चाहिए, यानी उसके बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। और अगर हम दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में जो कीमत है वो वस्तु की औसत लागत से कम नहीं होनी चाहिए, यानी औसत लागत के बराबर हो या औसत लागत से अधिक हो। जब ये दोनों कंडीशंस होंगी तो अल्पकाल या दीर्घकाल में तभी कोई फर्म मार्केट में रह पाएगी। देखिए, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें क्या होती हैं, इन सब के बारे में सेपरेट से वीडियो बने हुए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अल्पकालीन लागतें क्या होती हैं और दीर्घकालीन लागतें क्या होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ये जो हमने तीनों कंडीशन बताई हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इस चित्र की सहायता से समझते हैं कि कोई भी फर्म लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति में कब होती है। चलिए जरा हम इस चित्र को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र बना हुआ है, यहाँ पर ये हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, यानी ये परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस भी यही है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू भी बराबर है, यानी ये लाइन सीधी होती है। और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इस तरह से ये गिरता हुआ यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी ई पॉइंट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये दो कंडीशन है जहाँ पर कि फर्म इक्विलिब्रियम की स्थिति में, यानी ये दो स्थितियाँ हैं। यानी ये पहली वाली स्थिति में यहाँ पर देखते हैं कि मार्जिनल कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों एक दूसरे को इस जगह पे काट रहे हैं और दूसरा यहाँ पर भी काट रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये जो हमने बताई थी कि कीमत और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों कंडीशंस में ये हो रही है। और जो दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को नीचे से काटता हो। तो यानी ये जो इस बिंदु पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इसको नीचे से नहीं काट रहा बल्कि इसको काटते हुए नीचे में जा रहा है। और यानी में जो मार्जिनल कॉस्ट है ये यहाँ पर ह्रासमान होती हुई जा रही है। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन परफेक्टली सेट हो जाती है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई फर्म लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति है। यहाँ पर हम जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, साथ ही साथ ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये नीचे से मार्जिनल रेवेन्यू को काट रहा है, कर्व को काट रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर कोई फर्म संतुलन की अवस्था में क्यों नहीं रहना चाहती है, या कोई फर्म यहाँ पर उसको लाभ अधिकतमीकरण क्यों नहीं होता और यहाँ पर लाभ अधिकतमीकरण क्यों होता है। देखिए, इसकी कंडीशन ये है कि जब यहाँ पर कोई फर्म उत्पादन रोक देती है तो वो जो ये वाला एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा लाभ का एरिया, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉस्ट, ये जो नीचे है ये कॉस्ट है और ये ऊपर रेवेन्यू है, यानी यहाँ पर इतना लग रहा है और इतना मिल रहा है। और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर सबसे कम कॉस्ट आ रही है और सबसे ज़्यादा लागत मिल रही है और धीरे धीरे वो यहाँ तक पहुँचती है। तो अगर कोई फर्म यहाँ पर ही अपना उत्पादन रोक देती है तो ये जो प्रॉफिट का एरिया है वो छोड़ देती है। या अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो ये जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एम बिंदु यहाँ पर नीचे दिख रहा है, तो अगर कोई फर्म यहाँ पर ही अपना उत्पादन रोक दे तो यहाँ पर उसको जो लागत और आगम के बीच में सर्वाधिक अंतर दिखाई दे रहा है। तो कोई फर्म यहाँ पर भी अपना उत्पादन रोक सकती है, लेकिन अगर वो यहाँ पर उत्पादन रोक देती है तो ये जो एरिया का जो लाभ है ये लाभ उसको नहीं मिलेगा, वह उससे वंचित रह जाएगी। तो कोई भी फर्म अपने जो लाभ है इस लाभ को नहीं छोड़ना चाहेगी, तो इसलिए वो इस पॉइंट पर आकर अपना उत्पादन रोकेगी, या कोई भी फर्म इस पॉइंट पर जाकर अपनी बिक्री रोकेगा। तो इसलिए ये पॉइंट जो है वो संतुलन का बिंदु भी होगा और लाभ अधिकतमीकरण के बिंदु भी होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अल्पकाल में कोई फर्म कब तक बाजार में बनी रह सकती है। इसके लिए हमने आपको थर्ड कंडीशन बताई थी कि कोई फर्म उद्योग में तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि उसकी कीमत और औसत परिवर्ती लागत बराबर हो,
या उससे अधिक हो। अगर उससे कम होगी तो कोई भी फर्म बाज़ार में नहीं रहेगी, वो बाज़ार से चली जाएगी। अब इस स्थिति को हम यहाँ पर इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर हम इस चित्र पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र में देखते हैं कि जो हमारी अल्पकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन परिवर्ती लागत, और यहाँ पर ओपी कीमत पर कोई फर्म AQ1 मात्रा को बेचती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी अल्पकालीन सीमांत लागत है वो कीमत को A बिंदु पर काट रही है, यानी ओपी कीमत पर AQ1 मात्राएं बेची जा रही है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी फर्म की कुल संप्राप्ति निकालें, यानी इस फर्म की कुल संप्राप्ति निकालें, तो यानी ओपी जो हमारी कीमत होगी गुणा कर देंगे हम जो मात्राएं हमने बेची हैं, AQ मात्रा यहाँ पर बेची हैं, तो कुल मिलाकर OP AQ के बराबर ये जो क्षेत्रफल है इसके बराबर आगम यानी संप्राप्ति किसी फर्म को प्राप्त हो रही है। और इसकी जो औसत परिवर्ती लागत है वो औसत परिवर्ती लागत यहाँ से ऊपर है, अगर हम इसको देखें तो ये B बिंदु पर टच कर रही है, यानी इस फर्म को जो प्राप्त हो रहा है वो Q1 प्राप्त हो रहा है, जबकि इसकी जो औसत परिवर्ती लागत है वो BQ1 के बराबर, यानी A और B का जो डिफरेंस है इसके बराबर इसकी लागत और लग रही है, और इसको केवल कितना मिल रहा है Q1 A के बराबर, यानी जो इसकी लागतें हैं उससे इसको कम मिल रहा है। देखिए कोई भी फर्म अल्पकाल में जो उसकी स्थिर लागतें हैं उनको तो वहन कर सकती है, लेकिन जो परिवर्ती लागतें हैं उनको वहन नहीं कर सकती, यानी वो लागतें उसको मिलनी ही मिलनी चाहिए, तभी भी कोई फर्म उद्योग में बनी रहेगी। तो यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो PEBA का जो क्षेत्र है ये इसका घाटा है, यानी फर्म को इतना घाटा हो रहा है, यानी जो अल्पकालीन जो परिवर्ती लागत है वो इतनी कम लागतें इसको मिल रही हैं, तो ये फर्म यहाँ पर नहीं रहेगी। अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ई लाइन को ऊपर बढ़ा दें और C बिंदु पर देखें, तो C बिंदु पर ये वो बिंदु है जहाँ पर कोई फर्म उद्योग में बना रहनी चाहिए, यानी यहाँ पर उसको उसकी जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो प्राप्त हो रही हैं। और इससे ऊपर अगर हम D बिंदु पर चले जाएं तो D बिंदु पर ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर फर्म को लाभ यानी अधिकतम लाभ मिल रहा होगा या अधिसामान्य लाभ मिल रहा होगा, यानी जो C बिंदु है C बिंदु पर सामान्य लाभ फर्म को मिल रहा है। देखिए कोई भी फर्म अल्पकाल में अपनी परिवर्तनशील लागतों को निकालना चाहिए, यानी वो उसको मिलनी ही मिलनी चाहिए। वो स्थिर लागतों को तो वहन कर सकती है लेकिन परिवर्तनशील लागतों को वहन नहीं करेगी। देखिए अल्पकाल में होता क्या है कि जो स्थिर लागतें हैं, जैसे हमने कोई ज़मीन किराए पर लिया है, प्लांट किराए पर लिया है, तो उसका किराया उत्पादन हो या ना हो उसका तो किराया देना ही देना है। लेकिन परिवर्तनशील लागतें वो लागतें हैं जो हमें कच्चा माल है या अन्य सब सामग्रियां हैं वो चाहिए। तो जब भी कोई फर्म उत्पादन करेगी तो उसे इन सब की लागतें तो चाहिए ही चाहिए। अगर इनकी लागतें नहीं मिलेगी तो कोई भी फर्म उद्योग में नहीं रहना चाहेगी, वो यहाँ से चली जाएगी। इसी तरह से बात करते हैं हम दीर्घकाल में कि दीर्घकाल में कोई भी फर्म कब तक उद्योग में बनी रहती है। तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया था कि जब तक कि कीमतें औसत लागत के बराबर हों। देखिए दीर्घकाल में हमने आपको बताया था पहले भी कि जो सारे साधन हैं वो परिवर्तनशील साधन हो जाते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है। तो इसलिए दीर्घकाल में जो औसत लागत है वो कीमत के बराबर होनी चाहिए, उससे कम होगी तो कोई भी फर्म उद्योग से निकलकर चली जाइए। चलिए इसको भी हम यहाँ पर इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो कीमत को हमारा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र A बिंदु पर काट रहा है, A बिंदु पर काट रहा है, और जो हमारी दीर्घकालीन औसत लागत है वो इस A बिंदु से काफ़ी ऊपर है, यानी OP कीमत पर किसी भी फर्म को AQ1 संप्राप्ति प्राप्त हो रही है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो OP AQ1 का जो क्षेत्रफल के बराबर उसको जो है सीमांत आगम प्राप्त हो रहा है, जबकि उसकी लागत कितनी लग रही है, यानी लागत लग रही है OEBQ1 के बराबर। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें PEBA के बराबर उसको घाटा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी फर्म उद्योग में नहीं रहना चाहिए। अगर उसको उद्योग में रहना है तो यहाँ पर इस कीमत को यहाँ पर C बिंदु तक आना होगा, यानी C बिंदु वो बिंदु होगा जहाँ पर कि फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा और वो फर्म यहाँ पर बनी रहेगी। यानी इससे आगे अगर जाएगा तो उसको अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन कोई भी फर्म तभी मार्केट में रहेगी जब उसको सामान्य लाभ मिलेगा, और सामान्य लाभ मिलेगा C बिंदु पर। देखिए जो दीर्घकाल होता है, दीर्घकाल में
कोई भी फर्म उतना तो लेना ही चाहेगी जितनी उसकी लागत लगी हुई है, यानी सामान्य लाभ तो वो लेना ही चाहेगी। अगर उसको ये सामान्य लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी फर्म मार्केट से निकल जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।